हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। हमने अकाउंटिंग कंसेप्ट्स, प्रिंसिपल्स एंड कन्वेंशंस पे ऑलरेडी क्लास अपडेट कर दी थी, जहां हमने बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट पे डिस्कशन किया था, मनी मेजरमेंट कंसेप्ट पे डिस्कशन किया था, पीरियोडिसिटी कॉन्सेप्ट पे डिस्कशन किया था, देन कॉस्ट कंसेप्ट, डुअल एस्पेक्ट कंसेप्ट, कंजर्वेटिज्म, मटेरियलिटी, ये सारे कॉन्सेप्ट्स हमने डिस्कस कर लिए थे। और बाकी जो कॉन्सेप्ट्स ड्यू रह गए थे, अक्रूवल कंसेप्ट, मैचिंग कंसेप्ट, गोइंग कंसर्न कंसेप्ट, रियलाइजेशन कंसेप्ट एंड कंसिस्टेंसी कंसेप्ट, ये सारे कॉन्सेप्ट्स हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर अभी तक आपने वो क्लास नहीं कवर की है तो मेरी रिक्वेस्ट है कि वो क्लास ज़रूर से आप लोग कवर कर लेना। रीज़न बीइंग कि ये सारे कॉन्सेप्ट्स हर एक कॉमर्स बेस्ड कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत रेलेवेंट है और ये टॉपिक्स में कहीं ना कहीं आप लोगों को डाउट होता है, जिसकी वजह से एग्जाम में आप लोग कन्फ्यूज़ हो जाते हो MCQs में। तो चलो फिर हम लोग अपना आज का सेशन स्टार्ट करते हैं, जिसमें हम लोगों को ओवरऑल 5 फर्दर कंसेप्ट्स डिस्कस करने हैं और हम लोग स्टार्ट करेंगे अक्रूवल कंसेप्ट से। देखो, अगर हम लोग अक्रूवल कंसेप्ट की बात करें तो अक्रूवल कंसेप्ट बहुत सिंपल है। अक्रूवल कंसेप्ट ये कहता है कि किसी भी बिजनेस को करने का पर्पस होता है कि उस बिज़नेस से हमें क्या फ़ायदा या क्या नुकसान हो रहा है, दैट इज़ क्या प्रॉफिट और लॉस हो रहा है। अब प्रॉफिट लॉस जानने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि जितने भी करंट ईयर से रिलेटेड ट्रांजैक्शन होते हैं, किससे, करंट ईयर से रिलेटेड ट्रांजैक्शन होते हैं, उनको हम बुक्स में रिकॉर्ड कर लेते हैं। फिर भले ही उसके लिए आपने पेमेंट की हो या ना की हो, पेमेंट रिसीव हुई हो या ना हुई हो। क्लियर? हमने क्या बोला कि अगर आप कोई भी ट्रांजैक्शन कैश पे कर रहे हो या क्रेडिट पे कर रहे हो, या हम ये कह रहे हैं कि अगर आपने किसी चीज़ के लिए पेमेंट की है या अभी तक नहीं की है, ड्यू है, फिर भी हम उसको बुक्स में रिकॉर्ड करेंगे। शर्त ये है कि वो किस साल से रिलेटेड होना चाहिए, करंट ईयर से। अगर वो करंट ईयर से रिलेटेड ट्रांजैक्शन है तो उसको हमें बुक्स में रिकॉर्ड करना एट एनी कॉस्ट। ठीक है, उसी के बेसिस पे आपको करंट ईयर का प्रॉफिट और लॉस पता चल पाएगा कि एक्चुअल कितना प्रॉफिट और लॉस है। और यही चीज़ हमें क्या कहता है, अक्रूवल कंसेप्ट कहता है। अक्रूवल कंसेप्ट का मतलब भी यही है कि सिंपल सा पॉइंट है कि जो ट्रांजैक्शन करंट ईयर से रिलेटेड है वो आपको करंट ईयर की बुक्स में रिकॉर्ड करना होता है। क्लियर? तो अगर आपने किसी एक्सपेंस के लिए पेमेंट की है तो भी हम उसको बुक्स में रिकॉर्ड करेंगे, नहीं की है तो भी उसको बुक्स में रिकॉर्ड करेंगे। कैसे? जैसे अगर मान लो सैलरी है, नो डाउट आपको सैलरी 12 मंथ्स की देनी है। अब अगर मान लो 10 मंथ्स की आपने पेमेंट की है इन कैश, तो वो तो हम बुक्स में रिकॉर्ड करते हैं। बट अगर 2 मंथ्स की हमने नहीं पेमेंट की है तो क्या हम उसको बुक्स में नहीं रिकॉर्ड करते हैं? तब भी तो करते हैं ना, आउटस्टैंडिंग के नाम से। क्लियर? वैसे ही अगर मान लो कि आपने इंश्योरेंस प्रीमियम का पेमेंट किया है 15 मंथ्स का, बट आपको तो पता है कि एक साल में कितने महीने होते हैं, 12 महीने होते हैं, तो ये 12 महीने का तो आप बुक्स में रिकॉर्ड करोगे। बट ये जो एक्सेस 3 मंथ्स का आपने पे किया है, इसको आप लेस कर देते हो इन द फॉर्म ऑफ प्रीपेड। ठीक? तो कॉन्सेप्ट इतना ही था। और क्योंकि अक्रूवल कंसेप्ट एक कंसेप्ट है, इसकी वजह से ही ये जो 4 पॉइंट्स है, आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड, अक्रूड, अनअक्रूड, ये जो 4 कॉन्सेप्ट है ना, ये किसकी वजह से अराइज हुआ है बेटा? ये अराइज हुआ है ड्यू टू अक्रूवल कंसेप्ट। क्योंकि अक्रूवल कंसेप्ट कहता है कि करंट ईयर के ट्रांजैक्शंस को आपको बुक्स में रिकॉर्ड करना है, करंट ईयर के बुक्स में। उसकी वजह से ये 4 फर्दर कॉन्सेप्ट अराइज हुए। अब ये 4 कॉन्सेप्ट क्या है? आउटस्टैंडिंग का मतलब क्या होता है? आउटस्टैंडिंग मतलब वो एक्सपेंस जो ड्यू है, करंट ईयर से रिलेटेड एक्सपेंस जो ड्यू है, अभी आपने पे नहीं किया है पर आपको पे करना है। क्लियर? एक्सपेंसेस ड्यू बट नॉट येट पेड, ये ड्यू हो चुका है पर आपने इसको पे नहीं किया है। और नहीं पे किया है तो क्या ये आपका खर्चा नहीं है? खर्चा तो करंट ईयर से रिलेटेड है तो आपको करना पड़ेगा। प्रीपेड का मतलब होता है एक्सपेंसेस पेड इन एडवांस, वो खर्चे जो आपने एडवांस में पे कर दिए हैं, तो ये ड्यू नहीं हुआ। एक्सपेंसेस नॉट ड्यू बट पेड इन एडवांस। अब अक्रूड की बात करें तो अक्रूड मतलब होता है इनकम अर्न बट नॉट येट रिसीव्ड, बट नॉट येट रिसीव्ड। इसका मतलब होता है कि ये वो पैसा है जो आपने अर्न तो किया पर अभी आपको रिसीव नहीं हुआ है। जैसे मान लो कमीशन अर्नड है, कमीशन रिसीव्ड है, या कहीं से आपको रेंट आना है, आपको 12 महीने का रेंट आना है इस साल में, 10 महीने का रेंट आया, 2 महीने का नहीं आया, तो ये 2 महीना क्या हो जाएगा? अक्रूड इनकम हो जाएगी। और अनअक्रूड मतलब क्या होता है? एक ऐसी इनकम जो आपने अर्न नहीं की बट रिसीव कर ली। इनकम रिसीव्ड इन एडवांस।
तो क्या ये आपकी इनकम हो जाएगी? नहीं होगी। जैसे अगर मान लो आपको रेंट 15 महीने का रिसीव हुआ तो बट ऑब्वियस 12 महीने का रिसीव होना था, 3 महीने का एक्सेस है तो वो रिसीव नहीं होना चाहिए था, ठीक, तो वो आप अपनी इनकम में शो नहीं कर सकते। तो ये 4 कॉन्सेप्ट होता है जिसमें आउटस्टैंडिंग एंड प्रीपेड होता है एक्सपेंसेस से रिलेटेड, अक्रूड एंड अक्रूड होता है रिलेटेड टू इनकम। होपफुली ये चारों कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। मेरा पर्पस ये इन चारों कॉन्सेप्ट पे डिस्कशन करना नहीं था, अक्रूवल कंसेप्ट पे डिस्कशन करना था। लिखा है अंडर अक्रूवल कंसेप्ट द इफेक्ट्स ऑफ ट्रांजैक्शंस एंड अदर इवेंट्स आर रिकॉग्नाइज्ड ऑन मर्केंटाइल बेसिस, दैट इज व्हेन दे अकर। मतलब जब वो ट्रांजैक्शन हुआ तभी उसको बुक्स में रिकॉर्ड कर लिया, फिर भले ही उसके लिए कैश रिसीव्ड हुई हो या ना हुई हो, पेमेंट हुई हो या ना हुई हो, एंड नॉट एज कैश और एज कैश इक्विवेलेंट इज रिसीव्ड एंड पेड, and they are recorded in the accounting records and reported in the financial statement of the period to which they relate। जिस साल से वो रिलेटेड उस साल उसको बुक्स में रिकॉर्ड करो, मतलब जैसे ही हुआ उस साल रिकॉर्ड कर दो। इससे कोई मतलब नहीं है कि उसके बदले पैसा आया कि नहीं आया, पैसा पेमेंट हुआ या नहीं हुआ। Financial statements prepared on the accrual basis inform users not only of past events involving the payment and receipt of cash, but also of obligation to pay cash in the future and of resources that represent cash to be received in future। सिंपल सी बात है, क्योंकि अगर आपके पास पूरा कॉन्सेप्ट पता है आपको कि आउटस्टैंडिंग कितना है, प्रीपेड कितना है, अक्रूड कितना है, अनअक्रूड कितना है, तो पास्ट में जो इवेंट्स हुए उनके बारे में भी पता चल जाएगा, प्रेजेंट में जो इवेंट हुआ उनके बारे में भी पता चल जाएगा, और फ्यूचर में जो इवेंट हो रहा है उसके बारे में भी पता चल जाएगा। अब फर्दर यहाँ मेंशन किया हुआ है कि अगर हमें अक्रूवल अजम्पशन या अक्रूवल कंसेप्ट समझना है तो नो डाउट हमें रेवेन्यू और एक्सपेंसेस का मतलब पता होना चाहिए। तो रेवेन्यू मतलब क्या होता है कि सिंपल किसी भी तरह का कोई कैश इनफ्लो या कोई भी तरह का कैश जो कि हमें रिसीव होने वाला है फ्यूचर में, किसी भी तरह का कंसिडरेशन जो हमें फ्यूचर में रिसीव होने वाला है, किससे? डे टू डे एक्टिविटीज़ से और ऑर्डनरी एक्टिविटीज़ से। और ऑर्डनरी एक्टिविटीज़ बेसिकली क्या होती है? सेल ऑफ गुड्स, रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज, यही होता है ना, ठीक है। तो वही चीज़ यहाँ रेवेन्यू की मीनिंग लिखी है। और खर्चे क्या होते हैं? एक्सपेंसेस का मतलब क्या होता है? सिंपली जो हम पे करते हैं किसी भी एक पर्टिकुलर अकाउंटिंग ईयर से रिलेटेड जो भी हमारा डे टू डे ऑपरेशन का खर्चा होता है, चाहे हमने उसको पेमेंट किया हो या करने वाले हो फ्यूचर में, उसी को हम क्या कहते हैं? एक्सपेंस कहते हैं। तो उसकी डेफिनेशन यहाँ दी हुई है, साथ ही साथ दोनों के एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं, तो वो आप लोग खुद से रीड कर लेना क्योंकि एग्जाम्पल हमने ऊपर भी आप लोग को दिया था। आगे लिखा है कि अक्रूवल का मतलब फिर क्या हुआ? रिकॉग्निशन ऑफ रेवेन्यू एंड कॉस्ट एज दे आर अर्नड और इनकर्ड एंड नॉट एज मनी इज रिसीव्ड और पेड द एक्ट। तो सिंपली अक्रूवल का मतलब क्या हुआ? कोई भी रेवेन्यू, कोई भी कॉस्ट जो कि आपने अर्न किया है या इनकर्ड किया है, इससे कोई मतलब नहीं कि पैसा आया या नहीं आया, पे हुआ या नहीं हुआ। द अक्रूवल कंसेप्ट रिलेट्स टू मेजरमेंट ऑफ इनकम, आइडेंटिफाइंग असेट्स एंड लायबिलिटीज। क्लियर? अगेन यहाँ पे देखो एक एग्जांपल दिया हुआ है, खुद रीड कर लेना। तो अक्रूवल कंसेप्ट का मतलब ही यही होता है, रेवेन्यू माइनस एक्सपेंसेस इज इक्वल टू प्रॉफिट। इसमें तो नो डाउट किसी को भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। क्लियर? तो ये हमारा ओवरऑल कॉन्सेप्ट था रिलेटेड टू अक्रूवल कंसेप्ट। अब हम लोग चलेंगे हमारे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे। अब हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है मैचिंग कॉन्सेप्ट। और मैचिंग कॉन्सेप्ट तो बहुत सिंपल है। इसमें ये कहता है कि हम जब भी ट्रेडिंग पीएल बनाते हैं तो हम लोग बाई सेल लिखते हैं ना। मान लो हमने बाई सेल लिखा लेट से 10 रुपये, तो ये 10 रुपये कमाने के लिए, अर्न करने के लिए ये जो आपने रेवेन्यू जनरेट किया, क्या कोई खर्चा नहीं हुआ होगा? बट ऑब्वियस खर्चा हुआ होगा। तो ये कहा जाता है कि इसको अर्न करने के लिए जो भी खर्चे आपने किए हैं उनको आप साथ ही साथ पैरेलली रिकॉर्ड करोगे, तभी आपको एक्चुअल में जो आपका प्रॉफिट या लॉस हुआ है वो पता चलेगा। अब हम ये कह दें कि हमें ये 10 रुपये आया तो ये मेरी इनकम हुई, पॉसिबल है नहीं, ये रेवेन्यू है। बट इस रेवेन्यू को जनरेट करने के लिए जो खर्चे हुए हैं, जब आप उसको लेस कर दोगे तब आपका एक्चुअल प्रॉफिट या लॉस आता है। तो मैचिंग कॉन्सेप्ट यही कहता है कि अगर आपने 10 रुपये का रेवेन्यू रिकॉग्नाइज किया है बुक्स में, तो आपको उससे रिलेटेड जो भी एक्सपेंसेस हैं वो भी बुक्स में रिकॉग्नाइज करने होंगे, तभी आप अपनी एक्चुअल पोजीशन जान पाओगे। In this concept, all expenses matched with the revenue of that period should only be taken into consideration in the financial statements of the organization. If any revenue is recognized, then expenses related to earn that revenue should also be recognized. This concept is based on accrual concept as it considers the occurrence of expenses एंड इनकम एंड डू नॉट कंसंट्रेट ऑन एक्चुअल इनफ्लो और आउटफ्लो ऑफ कैश। तो सिंपली यही चीज़ कह रहा है कि मैचिंग कंसेप्ट में अगर आपने 10 रुपये का रेवेन्यू बुक में रिकॉर्ड किया है तो उससे रिलेटेड जितने भी खर्चे हैं वो भी आप बुक्स में रिकॉर्ड करोगे। एंड कहीं ना कहीं देखा जाए तो यह अक्रूवल कंसेप्ट ही फॉलो हो रहा है। इससे कोई मतलब नहीं है कि पैसा आया या नहीं आया, पैसा गया या नहीं गया, मतलब पे हुआ या नहीं। सिंपली जब भी अकर होगा तो उसको आपको हर एक खर्चे को, हर एक इनकम को बुक्स में रिकॉर्ड करना होगा। क्लियर? It is not necessary that every expense identify every income. Such expenses are directly related to the revenue and some are time bound. अब देखो ये चीज़ कह रहा है कि कुछ ऐसे खर्चे होते हैं
जो कि रेवेन्यू से रिलेटेड होते हैं, बट कुछ तो ऐसे खर्चे होते हैं ना जो टाइम बाउंड होते हैं। फॉर एग्जांपल सेलिंग एक्सपेंसेस आर डायरेक्टली रिलेटेड टू सेल्स, बट अगर रेंट, सैलरीज, इन सब की बात करें तो ये कभी भी हमारे सेल्स से रिलेटेड नहीं होता है। ये किससे रिलेटेड होता है? टाइम पीरियड से, पूरे साल का रेंट, पूरे साल की सैलरीज। क्लियर? बट उसको भी हम बुक्स में रिकॉर्ड करते हैं ऑन अक्रूवल बेसिस फॉर अ पर्टिकुलर अकाउंटिंग पीरियड। इन अदर वर्ड्स, पीरियोडिसिटी कॉन्सेप्ट इज ऑल्सो बीन फॉलोड व्हाइल अप्लाइंग मैचिंग कॉन्सेप्ट। तो ये कह रहा है कि अगर आपने ये 10 रुपये अर्न करने के लिए जो भी खर्चे हैं वो तो बुक्स में रखे, मतलब जो डायरेक्ट खर्चे वो भी बुक्स में रखे, और जो इनडायरेक्ट खर्चे लाइक रेंट, सैलरी, उनको भी आपको बुक्स में रिकॉर्ड करना होता है। क्लियर? तो यहाँ ये चीज़ मर्ज कर दिया कि अगर हम मैचिंग कंसेप्ट की बात करें तो इसमें अक्रूवल कंसेप्ट तो फॉलो होता ही है। कैसे फॉलो हुआ? कि कोई भी एक्सपेंस, कोई भी इनकम जो करंट ईयर से रिलेटेड है, अगर आप इनकम जनरेट कर रहे हो, बुक्स में रिकॉर्ड करो, तो एक्सपेंस भी रिकॉर्ड करना होगा, फिर भले आपने उसके लिए पेमेंट किया हो या ना किया हो। एंड पीरियोडिसिटी कंसेप्ट कैसे है कि अगर करंट ईयर के लिए आपने 10 रुपये जनरेट किया है इन द फॉर्म ऑफ रेवेन्यू, तो उसको जनरेट करने के लिए जो भी खर्चे हैं करंट ईयर से रिलेटेड वो आपको बुक्स में रिकॉर्ड करने होते हैं। तो पीरियोडिसिटी कंसेप्ट भी एक पर्टिकुलर पीरियड की बात हो रही है। क्लियर? तो जब भी मैचिंग कंसेप्ट की बात करेंगे तो मैचिंग कंसेप्ट में अक्रूवल कंसेप्ट भी फॉलो हो रहा है एज वेल एज मैचिंग कंसेप्ट भी फॉलो हो रहा है। यहाँ हमने एक एग्जांपल मेंशन किया हुआ है, ये प्लीज़ आप लोग रीड कर लेना, ये पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। अब हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है गोइंग कंसर्न कंसेप्ट। ये भी बहुत सिंपल कंसेप्ट है। देखो, जब भी हम कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो क्या हम इस मोटिव से करते हैं कि वो कल या परसों हम बंद कर देंगे? नहीं। हम कोई भी बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो हम ये चाहते हैं कि वो इन्फिनाइट ईयर्स तक या इन्फिनिटी तक चलता रहे। ठीक है? तो गोइंग कंसर्न कंसेप्ट यही कहता है कि अगर कोई बिजनेसमैन बिजनेस स्टार्ट कर रहा है तो वो एक इन्फिनाइट ईयर्स तक रन करेंगे। ठीक? कभी भी इंटेंशन उसको बंद करने की नहीं होती। हाँ, ये होता है कि अगर फ्यूचर में लॉस हो रहा है तो बंद करना पड़ता है, बट जनरली कोई भी अपना बिजनेस बंद नहीं करना चाहता। एंड क्योंकि गोइंग कंसर्न कंसेप्ट है, इसी की वजह से खुद सोचो, जैसे मान लो हमने इस साल एक असेट खरीदा है इन द फॉर्म ऑफ मशीनरी एंड हमने खर्चा किया है सैलरीज, क्यों नहीं हम दोनों को ही पीएल में दिखा देते हैं? हम दोनों को पीएल में, दोनों को हम अपना असेट के लिए भी पेमेंट किया, सैलरीज के लिए भी पेमेंट किया, तो दोनों को हम खर्चे की तरह बुक्स में दिखा सकते थे पीएल में, बट क्यों नहीं दिखाते? अगर पीएल में दिखाते तो पीएल में तो हम सिर्फ वो चीज़ दिखाते ना जो करंट ईयर से रिलेटेड है। इसलिए असेट पूरा ना दिखा के सिर्फ डेप्रिसिएशन दिखाते। क्यों? क्योंकि हम ये मानते हैं कि हमारा बिजनेस इन्फिनाइट ईयर्स तक चलेगा, अगले साल भी चलेगा, उसके अगले साल भी चलेगा। इसीलिए हम जो हमारा असेट है उसको बैलेंस शीट में दिखाते हैं, क्योंकि हम ये मानते हैं कि हमारा बिजनेस कई साल तक चलने वाला है। तो असेट 5 साल, 10 साल, जितने साल की भी उसकी वैलिडिटी होती है उतने साल के लिए उसको बुक्स में रिकॉर्ड करते हैं। और सैलरीज हम मानते हैं कि वो करंट ईयर का खर्चा, उसका बेनिफिट सिर्फ करंट ईयर में मिलेगा, इसलिए उसको सिर्फ पीएल अकाउंट में दिखाते हैं। क्लियर? अगर गोइंग कंसर्न कंसेप्ट नहीं होता, हम ये नहीं मानते कि हम अगले साल भी बिजनेस रन करेंगे, तो हम अपने सारे खर्चों को कहाँ डाल के खत्म कर देते? पीएल अकाउंट में डाल के खत्म कर देते, है कि नहीं? The financial statements are normally prepared on the assumption that an enterprise is a going concern and will continue in operation for the foreseeable future. Hence, it is assumed that the enterprise has neither the intention nor the need to liquidate or curtail materially the scale of its operations. If such an intention or need exists, the financial statement may have to be prepared on a different basis, and if so, the basis used needs to be disclosed. ठीक है? अगर आप ये मानते हैं कि आपका बिजनेस कल को ही बंद हो जाने वाला है, 1 साल को बाद बंद हो जाने वाला है, तो आप सिंपली अपने सारे खर्चों को कहाँ दिखाते बेटा? ट्रेडिंग पीएल में दिखाते, और जो भी फायदा नुकसान होता वो सिंपली कैलकुलेट कर लेते। The valuation of assets of a business entity is dependent on this assumption. Traditionally, accountants follow historical cost in majority of the cases. Generally क्या होता है कि हम लोग historical cost ही follow करते हैं assets को record करने के लिए। एंड कई बार क्या होता है कि अगर मान लो हमारा assumption होता कि हम अगले साल अपना बिजनेस बंद करने वाले हैं, तो हम उसको ट्रेडिंग पीएल में दिखाते और किस प्राइस पे दिखाते? जितने पे खरीदा माइनस डेप्रिसिएशन। क्लियर? तो गोइंग कंसर्न कंसेप्ट बहुत सिंपल था। गोइंग कंसर्न कंसेप्ट सिर्फ इतना कहता है कि कोई भी बिजनेसमैन अपना बिजनेस जब स्टार्ट करता है तो वो हमेशा ये सोच करके स्टार्ट करता है कि वो एक इन्फिनाइट ईयर्स तक रन करेगा अपने बिजनेस को। एंड क्योंकि गोइंग कंसर्न कंसेप्ट है, इसी की वजह से आपने एक्सपेंसेस और असेट को अलग अलग रिकॉग्नाइज किया है। एक्सपेंसेस को हम दिखाते हैं ट्रेडिंग पीएल में एंड असेट को हम दिखाते हैं बैलेंस शीट में। क्लियर? नेक्स्ट हमारा कंसेप्ट है रियलाइजेशन कंसेप्ट। देखो, रियलाइजेशन कंसेप्ट क्या कहता है कि जैसे जनरली क्या होता है कि हम लोग असेट को किस पे रिकॉर्ड करते हैं? एट कॉस्ट रिकॉर्ड करते हैं ना। हमने कॉस्ट कंसेप्ट पे बताया भी था कि हम असेट को रिकॉर्ड करते हैं एट कॉस्ट। बट रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि अगर असेट की आज की कॉस्ट प्राइस है 10 लाख, तो नो डाउट हो सकता है कि फ्यूचर में वो अपडेट होकर के आज से 5 साल बाद उसकी कॉस्ट
15 लाख हो जाए, तो क्या 5 साल बाद हम उसको 15 लाख पे रिकॉर्ड करेंगे? नहीं करेंगे, नहीं करेंगे ना। बट रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट यही कहता है कि आपको इस 15 लाख पे, मतलब जितने पे वो रियलाइज होगा फ्यूचर में, उस अमाउंट पे रिकॉर्ड करना चाहिए। तो अगर हम रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट फॉलो करेंगे तो कहीं ना कहीं हम कॉस्ट कॉन्सेप्ट नहीं फॉलो कर पाएंगे, ठीक है। रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट देखा जाए तो आज की डेट में बिल्कुल भी एप्लीकेबल नहीं है। अभी भी जितने भी अकाउंटेंट हैं सब किस पे रिकॉर्ड करते हैं? एट कॉस्ट। और ना यहाँ कहीं ना कहीं हम लोग एक और कॉन्सेप्ट देखते हैं, कंजर्वेटिज्म। कंजर्वेटिज्म में क्या बताया गया था? कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट में हमने ये बताया था कि जनरली क्या होता है कि अगर फ्यूचर में कोई लॉस होने वाला होता है तो उसको तो बुक्स में रिकॉर्ड करते हैं, लाइक बैड डेट्स रिकॉर्ड करते हैं, प्रोविजंस बनाते हैं। बट अगर हमें लगता है कि फ्यूचर में कोई फायदा होने वाला है तो हम उसको इग्नोर कर देते हैं, गेन को इग्नोर कर देते हैं। जनरली जब वो अराइज करता है उसी पॉइंट ऑफ टाइम पे उस प्रोबेबल गेन को हम बुक्स में रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है। तो ये जो 5 लाख का गेन है ये हमने इसलिए भी इग्नोर कर दिया बुक्स में, क्यों? क्योंकि हमें कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट फॉलो करना है, क्योंकि हमें गेन को इग्नोर करना है, क्योंकि गेन जब अराइज होगा तभी उसको बुक्स में रिकॉर्ड करेंगे। एंड दूसरा, क्योंकि हम असेट को कॉस्ट प्राइस पे ही रिकॉर्ड करते हैं तो कहीं ना कहीं रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट देखा जाए तो मीनिंगलेस है। अगर हम इसको के बेसिस पे अपनी अकाउंटिंग करेंगे तो हमारी पूरी की पूरी अकाउंटिंग ही मीनिंगलेस होगी। इट क्लोजली फॉलोज द कॉस्ट कॉन्सेप्ट। एनी चेंज इन वैल्यू ऑफ एन एसेट इज टू बी रिकॉर्डेड ओनली व्हेन द बिजनेस रियलाइजेज इट। व्हेन एन एसेट इज रिकॉर्डेड एट इट्स हिस्टोरिकल कॉस्ट ऑफ ₹5 लाख और मान लेते हैं कि उसकी करंट कॉस्ट 15 लाख भी है, सच चेंजेस नॉट काउंटेड अनलेस देयर इज सर्टेनिटी दैट सच चेंजेस विल बी मटेरियल। However, accountants follow a more conservative path. They try to cover all probable losses but do not count any probable gain. This is to say, if accountants anticipate decrease in value, they count it, but if there is increase in value, they ignore it. कैसे? Decrease in value in the form of depreciation वो count करते हैं ना, but increase in value को वो ignore कर देते हैं, revaluation of asset को ignore कर देते हैं। Economists are highly critical about the रियलाइजेशन कंसेप्ट एंड अकॉर्डिंग टू देम अगर ये कंसेप्ट फॉलो हम करेंगे तो कहीं ना कहीं हमारी अकाउंटिंग मीनिंगफुल बन जाएगी, ठीक है। इसीलिए रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट को रियलिटी में या हम कह सकते हैं प्रैक्टिकल लाइफ में यूज़ नहीं किया जाता, बट ओवरऑल इसका कंसेप्ट क्लियर होगा। एंड आज का लास्ट कॉन्सेप्ट है कंसिस्टेंसी, जो कि बहुत सिंपल है। सिंपली देखो, ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो कि ये कहता है ना कि आप किसी भी मेथड को लेकर के प्लीज़ कंसिस्टेंट रहो। लाइक अगर मान लो आपने बुक्स में डेप्रिसिएशन को रिकॉर्ड करना है तो अगर हम स्ट्रेट लाइन मेथड यूज़ करें तो प्लीज़ उसको आप कंटिन्यू करो। ऐसा नहीं है कि आज 1 साल स्ट्रेट लाइन मेथड किया, फिर WDV मेथड, रिटन डाउन वैल्यू मेथड कर लिया, फिर स्ट्रेट लाइन मेथड, फिर रिटन डाउन वैल्यू मेथड। क्यों? क्योंकि कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट कहता है कि जब आप हर साल एक पर्टिकुलर मेथड को लेकर के कंसिस्टेंट रहोगे तभी आपको एक्चुअल पोजीशन कंपेयर करने में इजी रहेगा। जैसे मान लो आप हर साल स्ट्रेट लाइन मेथड यूज़ करो तो जो भी आपका प्रॉफिट लॉस आएगा ना आप उसको कंपेयर कर पाओगे। अदरवाइज आप प्रॉफिट एंड लॉस, 1 साल आपने SLM यूज़ किया, 1 साल आपने WDV मेथड यूज़ किया, तो जो प्रॉफिट एंड लॉस है वो फ्लक्चुएट करेगा और उसको आप कंपेयर नहीं कर पाओगे। क्लियर? In order to achieve comparability of the financial statements of an enterprise through time, the accounting policies are followed consistently from one period to another. A change in an accounting policy is made only in certain exceptional cases. The concept of consistency is applied particularly when alternative methods of accounting are equally acceptable. For example, a company may adopt any of several methods of depreciation, जैसे WDV मेथड हो गया, स्ट्रेट लाइन मेथड हो गया। वैसे ही अगर इन्वेंट्रीज की वैल्यूएशन के लिए तो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड यूज़ कर सकते हैं, लास्ट इन फर्स्ट आउट मेथड यूज़ कर सकते हैं। बट कोई भी मेथड आप ले रहे हो तो प्लीज़ उसको लेकर के कंसिस्टेंट रहो। और कंसिस्टेंट रहने का रीज़न यही होता है कि अगर हमें 2 साल के फाइनेंशियल स्टेटमेंट को कंपेयर करना है तो हम कंपेयर तभी कर सकते हैं जब हमने अपनी पॉलिसीज़ में कंसिस्टेंसी रखी हो। बट following the principle of consistency, it is advisable that the company should follow consistently over years the same method of depreciation or the same method of valuation of inventories which is chosen. However, in some cases, though there is no inconsistency, they may seem to be inconsistent apparently. In case of valuation of inventories, if the company applies a principle at cost or market price, whichever is lower, and if this principle accordingly results in the valuation of inventories, जहाँ हम 1 साल कॉस्ट प्राइस पे रिकॉर्ड करें और 1 साल पे मार्केट प्राइस पे, तो ये इनकन्सिस्टेंसी नहीं मानी जाएगी, है ना। ये तो बल्कि आप प्रिंसिपल का एप्लीकेशन करो कि आपने बोला कि हम स्टॉक को रिकॉर्ड करेंगे एट कॉस्ट ऑफ मार्केट प्राइस विच एवर इज लोअर। अब 1 साल कॉस्ट प्राइस कम है, 1 साल मार्केट प्राइस कम है, तो इसमें कोई भी इनकन्सिस्टेंसी नहीं होगी। ये माना जाएगा कि आप कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट फॉलो कर रहे हो। बट द कंसेप्ट ऑफ कंसिस्टेंसी डज नॉट इम्प्लाई नॉन फ्लेक्सिबिलिटी एज नॉट टू अलाउ द इंट्रोडक्शन ऑफ इम्प्रूव्ड मेथड ऑफ अकाउंटिंग।
बट कई बार ऐसा सिचुएशन होता है कि आपको अपनी जो अकाउंटिंग पॉलिसीज़ हैं, जो मेथड्स हैं, वो चेंज करने पड़ते हैं और आप किन केसेस में चेंज कर सकते हो। टू ब्रिंग द बुक्स ऑफ अकाउंट्स इन अकॉर्डेंस विद द इशूड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, टू कंप्लाई विद द प्रोविजन ऑफ लॉ, व्हेन अंडर चेंज सर्कमस्टेंसेस इट इज़ फेल्ट दैट न्यू मेथड विल रिफ्लेक्ट अ ट्रू एंड फेयर पिक्चर इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। इन 3 केसेस में अगर आप चाहो तो आप अपने मेथड्स को चेंज कर सकते हो। पहला, अगर हम अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स को एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड मेंटेन करना हो। दूसरा, एज पर प्रोविजन ऑफ लॉ कोई चेंज आया हो। तीसरा, अगर हमें किसी पर्टिकुलर सिचुएशन में लगता है कि अगर हम स्विच करते हैं एक पर्टिकुलर मेथड से, जैसे फीफो मेथड से लीफो मेथड में अगर हम स्विच कर रहे हैं और हमें ऐसा लग रहा है कि ऐसा चेंज करने से हमारा जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, वो बिल्कुल ट्रू एंड फेयर पिक्चर देगा, तो आप स्विच कर सकते हो। तो इन 3 केसेस में हम स्विच कर सकते हैं, अदरवाइज आपको एक पर्टिकुलर मेथड को लेकर के कंसिस्टेंट रहना होता है। तो यही है कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट। क्लियर? होपफुली ये सारे कॉन्सेप्ट्स आप लोगों को क्लियर होंगे। जो हमारा फर्स्ट पार्ट था उसमें भी हमने बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर किए थे और आज जितने भी रिमेनिंग कॉन्सेप्ट्स थे वो हमने क्लियर कर दिए। इसके अलावा हम तुम लोग को एक पॉइंट बता दें कि हमारा फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशंस, देखो अभी तक जो हमने बताया अकाउंटिंग कंसेप्ट, कन्वेंशन, प्रिंसिपल के नाम से बताया, बट हम ये बता दें कि कई बार एक एमसीक्यू आता है जिसमें पूछा जाता है कि इनमें से कौन कौन से अकाउंटिंग अजम्पशन है। तो गोइंग कंसर्न कंसेप्ट, कंसिस्टेंसी कंसेप्ट एंड अक्रूवल कंसेप्ट, ये तीनों अकाउंटिंग अजम्पशन है जो कि माने गए हैं कि ऐसा होना चाहिए या ऐसा होता है। ठीक, और बाकी सारे के सारे अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स या अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स हैं। हम उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को सारे कॉन्सेप्ट्स हमने प्रॉपरली क्लियर किए होंगे। किसी भी कॉन्सेप्ट में कोई डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। साथ ही साथ आप हमसे कनेक्ट कर सकते हो हमारे टेलीग्राम चैनल एज वेल एज व्हाट्सएप पे, जिसकी लिंक हमने आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। और अगर आपकी तरफ से किसी भी टॉपिक की कोई रिक्वेस्ट हो तो आप वो भी कमेंट बॉक्स में मेंशन करना, हम ज़रूर उस पर क्लास अपलोड करेंगे। क्लास पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर करना। चैनल पे नए हो तो चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। अब हम लोग मिलेंगे हमारी नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए बस इतना। थैंक यू सो मच।